अस्सलामुअलैकुम माझ्या छोट्या लाडक्या मित्रांनो, आज हम आपकी मराठी की किताब से पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी ये पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं यशवंत सुरोशे। पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और आखिर में इसके सवालात के जवाबात देंगे ताकि मुझे और आपको यकीन हो जाए कि ये सबक आपको समझ आ गया है। ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले आइए आपको मैं इसका खुलासा उर्दू में बता दूं ताकि पढ़ते वक्त आसानी से आपको ये समझ आ जाए। अनुभवी शेतकरी, अनुभवी यानी तजुर्बाकार और शेतकरी यानी किसान। तजुर्बाकार किसान की कहानी है ये। रामराव नाम के किसान ने अपने 3 बेटों को मेहनत की अहमियत समझे, इसलिए एक तरकीब की और उनकी तरकीब कैसे कामयाब हुई ये इस सबक में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुभवी शेतकरी। पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी। अनुभवी यानी तजुर्बाकार और शेतकरी यानी आपको पता है किसान। तजुर्बाकार किसान। आयुष्यभर काबाड कष्ट करून रामरावांनी 8 एकरांची शेती स्वतःच्या मालकीची केली। जिंदगीभर, आयुष्यभर यानी ज़िंदगीभर, काबाड कष्ट यानी सख्त मेहनत करके रामराव ने 8 एकर की ज़मीन अपने नाम पर की। एकीकडे शून्यातून विश्व निर्माण केल्याचा आनंद रामरावांच्या मनात होता। शून्यातून विश्व निर्माण करने यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो, और उससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जमा की अपने पास मेहनत से। ये खुशी उनके दिल में थी। तर दुसरीकडे आपली 3ही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नाहीत या चिंतेने त्यांचे मन ग्रासले होते। और दूसरी तरफ उनके 3 बेटे थे जिन्होंने ना तो पढ़ाई की और ना ही वो खेतीबाड़ी के काम में उनका हाथ बटाया करते थे। चिंतेने यानी इस फ़िक्र से उनके दिल बेचैन रहता था। उनके दिल को ये हमेशा फ़िक्र लगी रहती थी। उतार वयामुळे यानी ढलती उम्र के साथ आता कामही होत नव्हते, काम भी नहीं होता था उनसे ज़्यादा। त्यात मनाच्या या रोगाला कोणतेच औषध लागू पड़त नव्हते। औषध यानी कि दवा। और दिल की इस बीमारी, दिल की बीमारी यानी वो वाली नहीं, बच्चों की फ़िक्र वाली बीमारी, कि कोई भी दवा नहीं थी, ना कोई दवा काम कर रही थी। बिछाण्यावर पडलेल्या रामरावांच्या डोळ्यांसमोर 8 एकरांचा हिरवागार पट्टा ओसाळ पडल्याचे दुःस्वप्न यानी डरावना ख्वाब तरळून जायचे। फ़िक्र की वजह से उनको बहुत बुरा लगता था। फ़िक्र होती थी कि कैसा होगा, मेरी इतनी बड़ी ज़मीन 8 एकड़ की, ये बच्चे कैसे संभालेंगे। जीव घाबरा घुबरा व्हायचा। जीव घाबरा घुबरा यानी कि बेचैनी हुआ करती उनको। पण 3ही मुलांना फ़िक्र नव्हती, लेकिन उनके तीनों लड़कों को कोई फ़िक्र नहीं थी। 22-25 वर्षांचे हे तगडे तरुण गावभर हिंडत, गप्पा मारत आणि फक्त जेवायला घरी वेळेवर येत। रामरावांना काय करावे हेच कळेना। अब ये जो तीनों उनके बच्चे थे 22-25 साल के, एकदम तगड़े जवान, गबरू जवान, बस दिन भर गपशप लगाते, गांव में घूमते और खाने का वक्त होता तो घर आ जाते। एके दिवशी डॉक्टरांकडे जाण्याच्या उद्देशाने रामराव घराबाहेर पडले। दवाखान्यात न जाता पेठेतल्या एकमेव बँकेत गेले। एक दिन रामराव डॉक्टर के पास जाने के मकसद से निकले घर के बाहर और दवाखाने में ना जाते हुए वो वहाँ के मुकामी बैंक में गए। बँकेच्या व्यवस्थापकांशी अर्धा तास चर्चा केली नि परत घरी आले। व्यवस्थापक यानी बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर से उन्होंने राय मशवरा किया और घर आ गए। रात्रि रामरावांच्या पत्नी ने सर्वांना जेवायला बोलवले। रात में रामराव की बीवी ने सबको खाने पर बुलाया। जेवणापूर्वी रामराव मुलांना म्हणाले, मुलांनो, आता मी थकलोय, माझ्याच्यानं ही शेतीवाडीची कामं होणार नाहीत। तुम्हाला ही शेतीची कामं करायला कमीपणा वाटतो। रामराव ने खाने से पहले बच्चों से कहा कि बच्चों, अब मैं थक गया हूँ। माझ्याच्यानं यानी मुझसे अब ये खेतीबाड़ी के काम नहीं हो रहे और तुमको भी खेतीबाड़ी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बँकेत मी तुमच्यासाठी कर्जाची सोय करून आलोय।
बैंक में मैं तुम्हारे लिए कर्ज की सहूलत करके आया हूँ. तुम्हाला प्रत्येकाला 5 लाख रुपये कर्ज मिळेल. तुम में से हर एक को 5 लाख रुपये कर्जा मिलेगा. त्यातून तुम्ही पोटपाण्याचा धंधा करा. रामराव ने कहा कि तुमको हर एक को 5-5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा. अब तुम्हारा जो गुजारा है करना तुमको वो देखो तुम. कर्जासाठी ज़मीन गहाण ठेवण्याचं ठरवलं है. रामराव ने कहा कि कर्ज लेने के लिए मैंने ज़मीन को गिरवी रखने का सोचा हूँ. फक्त तुम्ही एक काम करा. सिर्फ तुम एक काम करो. गावातल्या बँकेच्या नियमाप्रमाणे गांव में जो बैंक है उसके उसूल के मुताबिक प्रत्येकाने हर एक ने 10,000 रुपये भरून आप आपलं कर्ज खातं बँकेत काढा. अब तुम तीनों को 5 लाख जब कर्ज चाहिए तो तुम्हें क्या करना है कि गांव के बैंक में 10,000 रुपये जमा करने हैं और अपने कर्ज का जो खाता है वो ओपन करना है. कागदपत्रांची जमवाजमी मी केली आहे. जो भी उसको कागजात ज़रूरी है वो मैंने सब जमा करके रखा हूँ. मुलांना खूप आनंद झाला. तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए. उनके लड़के प्रत्येकाच्या डोळ्यांसमोर 5 लाखांचा आकडा तरळत होता. हर एक के आंखों के सामने वो 5 लाख नज़र आ रहे थे उन लोगों को. त्यानंतर हे 10,000 कुठून आणायचे. लेकिन अब 10,000 रुपये कहाँ से लाना असा प्रत्येक जण विचार करू लागला. तीनों भी सोचने लगे. त्या रात्री तिन्ही मुले बराच वेळ चर्चा करत एकत्र बसली. उस रात को उनके तीनों बेटे एक साथ राय मशवरा करने के लिए बहस करने के लिए बैठ गए. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कुठेतरी पेठेत मित्रांकडे उसनवारी करण्यासाठी गेले. उसनवारी करना यानी कि उधार मांगते ना किसी से पैसे, उधार मांगना. उसके लिए वो लोग दूसरे दिन गए अपने दोस्तों के पास. पण कुणाचेच काम झाले नाहीत. लेकिन किसका भी काम नहीं हुआ. रामराव या सर्वांचा कानोसा घेत होते. कानोसा घेना यानी क्या चल रहा है ये पता करना. रामराव देख रहे थे सब. दुपारच्या वेळी तिन्ही मुले रामरावांचा निरोप घ्यायला आली. दोपहर में रामराव से मिलने के लिए आ गए तीनों भी बच्चे. आम्ही शहरात चाललो आहोत और कहा अभी हम शहर जा रहे हैं. महीनाभरानं 10,000 रुपये कमवून आणू. 1 महीने के अंदर हम 10,000 रुपये कमा कर लेकर आएंगे. तेव्हाच घरी परतू और कमा के लाएंगे तभी ही हम घर आएंगे. एवढे बोलून तिघे पाठीवरच्या पिशव्या सांभाळत गेले सुद्धा. इतना बोलकर तीनों ने पाठीवर यानी पीठ पर उन्होंने थैलियाँ डाली अपनी अपनी और चले गए. शहरात त्या तिघांना कोणीही महिना 10,000 रुपये पगाराने नोकरीवर ठेवले नाही. जब शहर गए तो 10,000 रुपये महीने पर किसी ने भी उनको नौकरी पर काम पर नहीं रखा. मोठ्या मुलाला किराणा मालाच्या दुकानात 7,000 रुपये पगाराची नोकरी मिळाली. मोठ्या मुलाला यानी बड़े लड़के को उनके रामराव के एक किराना दुकान में नौकरी मिली और 7,000 रुपये पगार के बेस पर मिली. मधल्याला हॉटेलमध्ये स्वच्छता करण्याची 5,000 रुपये पगाराची नौकरी मिळाली. जो मंझला लड़का था उसको एक होटल में साफ़ सफाई वेटर का काम करते हैं ना उसकी नौकरी मिली और पगार कितना 5,000. धाकट्या मुलगा दिवसभर फिरून कुठेच नोकरी मिळत नाही म्हणून बस स्थानकामधल्या रसवंती गृहात 6,000 रुपयांच्या पगारावर नौकरीस राहिला. धाकटा यानी सबसे छोटा लड़का रामराव का. वो पूरा दिन घूमा फिरा. उसको कहीं नौकरी नहीं मिली तो आखिरकार उसने क्या किया बस स्थानकामधल्या आप लोग देखते हो ना बस स्टेशन पर बस ST स्टैंड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर अक्सर गन्ने के रस की दुकान होती है. उसको मराठी में बोलते हैं रसवंती गृह. तो रसवंती गृह में उसने क्या किया उसको वहाँ पर काम मिल गया और 6,000 रुपये पगार भी कहा उसको वहाँ देने का. पहिल्याच दिवशी खूप भूक लागली म्हणून थोरल्याने पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे उचलले आणि तोंडात टाकले. पहले ही दिन बहुत भूख लगी इसलिए थोरल्याने यानी बड़े बेटे ने जो किराना दुकान में काम कर रहा था उसने क्या किया मुट्ठी भर शेंगदाणे सेंग के दाने लिया और मुंह में डाला. हे मालकाने पाहिले. अब उसके मालिक ने ये देख लिया. थोरल्याला कडक शब्दात सुनावले और उसने उसको बहुत डांटा. कडक शब्दात यानी बहुत डांटा. त्याचा अपमान केला. उसकी बेइज्जती कर दिया. अपमान यानी बेइज्जती.
थोरल्याला घरातल्या कोपऱ्यात भरलेल्या शेंगाची पोती आठवण लागली। ये सुनते ही उसको अपने घर में जो पोते भरकर शेंगदाणे रखे हुए थे वो याद आने लगे। खाली मान घालून तो पोती उचलू लागला। नीचे उसने गर्दन किया और फिर अपने दोबारा काम पर लग गया पोते उठाने वाले। मधल्या मुलाची तर हॉटेलातली साफसफाई करून पुरती वाट लागली होती। जो बीच का बच्चा था, रामराव का लड़का था मंजला, होटल की सफाई करते करते एकदम उसकी तो बुरी हालत हो चुकी थी। वाट लागणे आणि एकदम बुरी हालत हो गई थी। दिवसभर हात ओले राहिल्यामुळे पांढरे फटक पडले। दिन भर हाथ गीले रहने की वजह से सफ़ेद पड़ गए थे। देखो, हम ज़्यादा देर पानी में हाथ रखते तो कैसे हो जाते, वाइट हो जाते एकदम, वैसे उसके हाथ हो गए थे। नाकाला हॉटेलमधल्या पदार्थांचा वास नकोसा झाला। पूरा दिन होटल में जो बन रहे थे खाने, उसकी जो खुशबू आ रही थी वो एकदम बहुत, जब तेज़ हम कोई चीज़ की खुशबू सूंघते हैं तो कभी कभी एकदम हमको ऊब आने लगती ना, मतलाने लगता, वैसा होने लगा था उसको। त्याला आपल्या वावरातला पाट आठवू लागला। उसको वावर यानी कि खेत, अपने खेत का जो पाट था, छोटी सी नदी बहती है ना खेत के किनारे, वो उसको याद आने लगी। खडखड पाण्याचा पाट साऱ्या पिकाला पाणी पाजत पुढे जातो। निर्मळ नितळ पाणी, निर्मळ यानी कि साफ़, नितळ यानी शफ़ाफ़ पानी, उसको सब अब अपने खेती याद आने लगी थी कि कितना खूबसूरत था मेरा खेत, पानी बहता था, सारे पेड़ फसलों को पानी जाया करता था, हम देखा करते थे। हिरवं शेत, एकदम हरा हरा खेत पाहून मनाला तरतरी येते। आणि इथे यापेक्षा शेतातला पाणी देणं सोपं। अब उसको ख्याल आ रहा था कि इतनी मेहनत का काम करने की बजाय खेत में फसलों को पानी देना आसान है। असा विचार करून तो काम करत राहिला। बस ये सोचते सोचते काम करने लगा। धाकट्याची ही परिस्थिती फार वेगळी नव्हती। धाकटा यानी सबसे छोटा, उसकी भी हालत कुछ अलग नहीं थी इन लोगों से। ऊसाच्या रसाचे पैसे पाहून त्याला आपल्या मळ्यातला ऊस आठवला। नसता तरच नवल, यानी कि जो रसवंती गृह पे काम कर रहा था, वहाँ पर जब लोग पैसे दे रहे थे गन्ने का रस पीने के बाद, तो वो देखकर उसको अपने खेत में जो गन्ने लगे हुए थे एकदम रसदार, वो उसको याद आ रहे थे। गावाहून येणाऱ्या माणसांना टाळत तो तिथे काम करू लागला। अब उस एसटी स्टैंड पर उसके गांव के भी लोग आ रहे थे, लेकिन अब शर्म से कैसे उनका सामना करेगा, इसलिए उनको वो टालता गया और फिर उनको नज़रें बचाकर काम करने लगा। ऊसाच्या मोळ्या वाहताना दमछाक हुई। अब दमछाक होने यानी कि बहुत थक जाना। ऊसाच्या मोळ्या यानी कि गन्ने की सूखी लकड़ियाँ उठाकर लेकर जाने में बहुत थक जा रहा था वो। एवढेच काम आपण घरी केले असते तर असा विचार त्याच्या मनात येऊ लागला। अब वो सोचने लगा कि इतना काम अगर हमने अपने घर किया होता तो कितना अच्छा होता। त्या पहिल्या रात्री तिघांनी फोनवरून एकमेकांना आपापली नौकरी कशी छान आहे। उस रात को तीनों ने कहा, फ़ोन पे बात की और अपनी अपनी नौकरी कैसी अच्छी है ये बताया। आरामशीर आहे असे खोटे खोटेच सांगितले। तीनों ने एक दूसरे से झूठ कहा कि अरे नहीं, हमारी नौकरी तो बहुत अच्छी है, बहुत आराम है। इकडे रामराव व त्यांची पत्नी आपल्या मुलांच्या विचाराने व्याकुळ झाले होते। व्याकुळ यानी बेचैन हो गए थे कि कैसे होंगे हमारे बच्चे, क्या कर रहे होंगे। रामराव पत्नीला धीर देत म्हणायचे। रामराव ने उनकी बीवी को संभाल कर कहा, अगं मुलं काय बनवासाला नाही गेली, अरे बच्चे कोई बनवास करने गए क्या, त्यांच्या पंखांची ताकत नको का आजमायला, उनमें कितनी ताकत है, कितनी उनकी तैयारी है काम करने की, वो भी तो आजमाना ज़रूरी है ना। मीच शक्कल लढवली आहे ही, शक्कल लढवणे तरकीब निकाली, मैंने ये तरकीब निकाला हूँ। 1 महिन्यानंतर एके दिवशी तिघेही मुले अगदी अशक्त होऊन थकून घरी आली। अब 1 महीने के बाद जो तीनों बच्चे थे वो बिल्कुल अगदी अशक्त यानी कमज़ोर होकर थक कर घर आ गए। रामराव नुकतेच शेतावरून आले होते। नुकतेच यानी तभी आए थे रामराव खेती से। मुलांच्या दुर्मुखलेल्या चेहऱ्यांकडे पाहून त्यांना दया आली। दुर्मुखलेले यानी कि उदास चेहरे देखकर उनको बहुत उन पर रहम आया, पण ते काहीच बोलले नाहीत।
शेवटी मुलेच म्हणाली, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। आखिर में बच्चों ने ही कहा, बाबा आम्ही चुकलो। उन्होंने कहा बच्चों ने, बाबा हमसे गलती हुई, चुकलो यानी गलती हुई। एका महिन्यात 10,000 रुपये आम्ही कमवू शकलो नाही, आम्हाला माफ़ करा। एक महीने में हम 10,000 रुपये नहीं कमा पाए, इसलिए हमें माफ़ कीजिए। थोरला म्हणाला। बडे ने कहा, बाबा माझ्या लक्षात आलं आहे की बाहेर इतके कष्ट करण्यापेक्षा आपल्याच शेतात आम्ही राबलो तर अधिक पैसे मिळतील। बड़े लड़के ने कहा, बाबा मेरे ख्याल में आ गया है, मुझे अच्छी तरह समझ गया है कि बाहर इतने कष्ट यानी इतनी मेहनत करने की बजाय अगर हम अपने ही खेती में इतने कमाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो अच्छे खासे पैसे हमको मिलेंगे। शिवाय आपल्या मर्जीप्रमाणे आणि सवडीप्रमाणे, मर्जीप्रमाणे यानी मर्जी के मुताबिक और सवडीप्रमाणे यानी अपनी सहूलत के मुताबिक काम करायला मिळेल, काम कर सकते हैं। धाकटा म्हणाला। छोटे ने कहा, तुमच्या घराच्या गुरांच्या पिकांच्या सहवासात रहता येईल और यहाँ पर हमको तुम्हारे साथ, अम्मी के साथ और जो अपने जानवर हैं उनके साथ, फसलों के साथ कितना मज़ा आएगा, उनके साथ रहने मिलेगा। पैसे पण मिळतील और पैसे भी मिलेंगे, प्रेम ही मिळेल, प्यार मोहब्बत भी मिलेगी। मधला हळहळत बोलला यानी कि हिचकिचाहट से, बीच वाले ने हळहळत यानी हिचकिचाहट से कहा, उद्यापासून आम्ही तिघंही आपल्या शेतातच राबू। कल से, उद्यापासून यानी कि आने वाले कल से हम तीनों भी अपने खेत में ही काम करेंगे। शिवार फूलू। देखिए बच्चों, यहाँ शिवार जो है ना, ये लफ्ज़ नया है आप लोगों के लिए। शिवार यानी दरख्तों और झाड़ियों से घिरा हुआ इलाका जहाँ पर मवेशियों को, जानवरों को चराया जाता है। तो खेती बाड़ी करते हैं लोग, उसके अंदर एक हिस्सा ऐसा रखते हैं जहाँ पर जानवर को घास फूस खाने के लिए रखा जाता है और बाकी इलाके में फसलें उगाते हैं। तो शिवार ये ध्यान रखना। नको आम्हाला कर्ज नि पैसे, हमको न कर्जा चाहिए न पैसे चाहिए, तुम्ही फक्त आम्हाला मार्गदर्शन करा। मार्गदर्शन यानी रहनुमाई, आप सिर्फ हमारी रहनुमाई कीजिए। तिघे ही बोलले, तीनों ने कहा। रामराव व त्यांच्या पत्नीच्या डोळ्यात पाणी आले। ये सुनकर रामराव और उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। रामराव पुढे होत म्हणाले। आगे बढ़कर रामराव ने कहा, मुलांनो, बच्चों, शहरात नोकरी मिळवण्यापेक्षा तुमची कष्ट करण्याची क्षमता तुम्ही नक्कीच ओळखली आहे। क्षमता यानी काबिलियत। तुमने वहाँ नौकरी की, लेकिन तुमको ये भी पता चला साथ में कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। बाळांनो, हेच मी तुम्हाला सांगत होतो, यही मैं तुम्हें समझा रहा था या बोल रहा था। आपली स्वतःची पिकाऊ ज़मीन असताना का इकडे तिकडे भटकायचं? जब हमारे खुद की अच्छी फसल उगाने वाली ज़मीन है तो यहाँ वहाँ क्यों भटकने का? हाताचं सोडून पळत्याच्या मागं लागायचं। यानी कि ये देखो, एक मुहावरा है, हाताचं सोडून पळत्याच्या मागं लागायचं, यानी जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करना और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ना। न लाजता शेतीची कामं करा, बिल्कुल शर्म ना करते हुए अपनी खेती की काम करो, स्वाभिमानाने जगा, खुददारी से जियो। या काळ्या आईची जितकी सेवा कराल, काळ्या आईची यानी कि ज़मीन को कहा, खेत की ज़मीन को माँ कहते हैं ना वो लोग, तो खेत की ज़मीन को माँ कहा गया है। तितका फ़ायदा तुम्हाला होईल, तुम जितनी मेहनत करोगे इस ज़मीन पर उतना फ़ायदा तुमको होगा। हा माझा अनुभव आहे। अनुभव यानी ये मेरा तजुर्बा आहे। मुलांनी माना डोलावल्या आणि गर्दन हिलाई। त्यांच्या डोळ्यातलं आत्मविश्वास पाहून रामराव मनोमन निश्चिंत झाले। उनके आँखों में रामराव ने आत्मविश्वास यानी कि खुद एतमादी देखी और वो देखकर वो एकदम बेफिक्र हो गए। है ना मज़े की कहानी? इससे हमको बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और नीचे आप देखेंगे किताब के नीचे, तो यहाँ पर मराठी में भी मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, और अब बारी है प्रश्न उत्तर की, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें सबक अच्छे से समझ आया है या नहीं। प्रश्न क्रमांक 1, का ते लिहा। हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। देखते हैं पहले जवाब आप देते हो कि मैं देती हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। रामरावांचे मन चिंतेने ग्रासले होते, का?
कारण त्यांची तिन्ही मुले नीट शिकली नाहीत आणि शेतीच्या कामाला हातभार लावत नव्हती. प्रश्न क्रमांक 2 किराणा दुकानाचे मालक थोरल्याला रागवले का? कारण भूक लागली म्हणून थोरल्याने पोत्यातले मुठभर शेंगदाणे तोंडात टाकले हे मालकाने पाहिले. 3 धाकट्या मुलाला मळ्यातला ऊस आठवला का? कारण तो ऊसाच्या रसाच्या गाडीवर काम करत होता. रामराव मनोमन निश्चिंत झाले का? कारण त्यांच्या मुलांना आपली कष्ट करण्याची क्षमता जाणवली होती. अब इसी तरह से प्रश्न 2 खाली आकृति पूर्ण करा. बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप इजीली कर पाओगे, तो उसको ज़रूर करना. प्रश्न क्रमांक 3 है खाली दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे दिलेल्या वाक्यावरून प्रश्न तैयार करा. ये तो एक गेम की तरह है, सवाल बनाना है ना. तो इसके सवाल बनाओगे और अपनी बुक में लिखोगे. इसके बाद पेज नंबर 12 पे खेळू या शब्दांशी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है बच्चों. खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. देखिए वाक्यप्रचार यानी कि मुहावरे एक साइड दिया हुआ है और एक साइड उनके मीनिंग दिए हुए हैं, मानी दिए हुए हैं. पहला है शून्यातून विश्व निर्माण करणे. क्या आएगा इसमें से? प्रतिकूल परिस्थितीत मोठे यश साध्य करणे. दूसरा है कानोसा घेणे यानी चाहूल घेणे. और तीसरा है जीव घाबरा घुबरा होणे. हमने सबक में पढ़े थे ना, जीव रामरावांचा जीव घाबरा घुबरा झाला, बेचैन हुआ, खूब घाबरणे. और शक्कल लड़ावणे यानी अक्सर आप लोग लड़ाया करते हैं क्लास में, युक्ति करने, तरकीब निकालना है ना. शक्कल लड़ावणे यानी युक्ति करने. इसी तरह से आ ई ये बहुत आसान एकदम इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं. तो उम्मीद है कि आप लोग करोगे, जिससे आपकी मराठी का ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ेगा. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.